नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस डिस्कस कर चुके थे और सिलेबस के बाद हमने कहा कि आगे हम लोग क्लास को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और आज हम लोग अगला जो पहली टॉपिक जो इसमें डिस्कस करेंगे, हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जो लाइव क्लास में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम का दोनों का कॉम्बिनेशन रूप था कि कैसे मैकेनिक्स से सोम को डेरिवेट किया गया। तो उसमें आपका मैकेनिक्स का डेफिनेशन बताया गया है और मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी उसी के उस क्लास में बताया गया था। हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी किया था जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पहली क्लास में ऐड हो जाएंगे। वहां पर आपको पूरी डेरिवेशन देखने को मिलेगा, पूरी क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा मैकेनिक्स और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके बाद जो टॉपिक हम लोग का आज डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन इसके बिना कोई कार्य नहीं होगा, जिसका नाम है फोर्स। मींस आज हम लोग बल देखेंगे, बल के यूनिट्स देखेंगे, क्योंकि फोर्स एक ऐसा फैक्टर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर टॉपिक में इसके यूनिट और यूनिट का कन्वर्जन बहुत ज्यादा जो कंफ्यूज करने वाला होता है, उनसे लिए हम लोग तोड़ तोड़ के डिस्कस करेंगे। पहले हेडिंग आप सभी लोग मेंशन करेंगे जिसका नाम है फोर्स। हमने यहाँ पर फोर्स नोट्स बनाते हुए चलेंगे, फोर्स, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे बल, ठीक है ना, बल। हम हिंदी में, चूंकि क्लास ये रहेगा सेमेस्टर आधारित क्लास है, हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास जो है वो सेमेस्टर का मेन टारगेट नहीं है, वो आपका कंपटीशन और सेमेस्टर दोनों का कंबाइंड रूप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो लाइव क्लास 9:30 PM से चलता है, वो आपका डिप्लोमा भी स्टूडेंट उसमें ऐड होंगे, बीटेक भी ऐड होंगे, सिविल और मैकेनिकल का कंबाइंड, और यदि जो एसएससी जेई गेट वगैरह आदि का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो क्लास बेनिफिट होगा। बट अभी जो मैकेनिक्स की हम लोग ये सीरीज चल रहा है, ये टोटल आपका सेमेस्टर आधारित होगा। डिप्लोमा आईईआरटी या उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं फोर्स का, और फोर्स का डिफिनीशन को हम लिखते हुए चलेंगे। जैसे बोला जाता है कि फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट capable of changing a body state of rest or motion। और उसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि बोलेंगे बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देती है या करने की प्रयास करती है। तो जिसको हम लिखते हैं ताकि आप नोट से बनाते चलेंगे, बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, बल वह वाय कारक है, बल वह वाय कारक है, वाय कारक है, बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसको हम टेक्निकल, यदि हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो बोला जाएगा कि भाई फोर्स इज ए डिफाइंड, या फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज डिफाइंड एज ए एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल। Force is defined as a external agent capable of changing a body, capable of changing a body rest or motion। क्या बोलेंगे, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, या स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बल वह वाय कारक है जो किसी बॉडी या वस्तु में
उसकी अवस्था परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। हमने बताया यदि दीवार को हम पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो बल तो लगाएंगे, चाहे दीवार डिस्प्लेस हो या ना हो, लेकिन फोर्स भी लगेगा। मतलब यदि हम जैसे मार्कर से हम लिख रहे हैं तो भी फोर्स लगा रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, वो फोर्स लगाएंगे। मींस कभी किसी लोड को लिफ्ट कराएंगे तो भी फोर्स लगाएंगे। मींस ईच एंड एवरी फिजिकल एक्शन कैन बी डन विद बाय द फोर्सेस। फोर्स के द्वारा ही कोई भी भौतिक क्रिया संभव होती है। जैसे हम बात करें, बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि होने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए, उसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हालांकि हमारे पास बल के लिए 4 गुण होने चाहिए, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बल एक सदिश राशि है। देखिए हम लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं क्या कि बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। बल के द्वारा ही कोई भौतिक क्रिया संभव होती है। जितने भी आपका फिजिकल वर्क है वो आपका फोर्स के द्वारा ही संभव होती है। इसलिए यहां लिख सकते हैं बल के द्वारा ही कोई भौतिक क्रिया संभव होती है। बल के द्वारा, बल के द्वारा ही कोई भी भौतिक क्रिया, फिजिकल एक्टिविटी, जो भी भौतिक क्रिया संभव होती है, संभव होती है। हमने बताया क्लास हमारा ज्यादातर हिंदी मीडियम रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स भी होते हैं, और इस केस में उन सभी को लेते हुए, हालांकि मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, आप आराम से उसको महसूस भी कर लेंगे दोनों लैंग्वेज में। बट जो हम नोट्स बनवाएंगे वो हिंदी मीडियम रहेगा, क्योंकि आईआरटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिप्लोमा हिंदी मीडियम में ही लिखते हैं, मेंशन होते हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो नोट्स क्रिएट कराएंगे वो आपका हिंदी मीडियम ही रहेगा। बाकी जो मेन हाईलाइटेड है, जैसे कभी वाइवा वगैरह में पूछ दिया जाता है तो आप हिंदी में बताते हैं तो लोग बड़ा हीन दृष्टि से लोग देखते हैं। इसलिए कुछ ऐसे बेसिक टर्म है, जैसे कुछ लॉ वगैरह है, उसको आप थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको जानना जरूरी होता है। और बाकी जो बाकी ये सब है, ये सब हिंदी में हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। बल वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, ये भी लिख सकते हैं, बल वह साधन है, बल वह साधन है, ठीक है ना। बल वह साधन है, बल वह साधन है जिसके द्वारा, बल वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है। एक चीज और है, आप लोग ध्यान देना, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे वाले टाइम में एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ पूरी थीम क्लियर करेगा। तो ये तो हम लोग फोर्स जान गए कि फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट है, बाह्य कारक है, जो किसी वस्तु की पोजीशन को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, ठीक है ना। मतलब पोजीशन को चेंज करता है, या ट्राई टू चेंज द पोजीशन, या पोजीशन को बदलने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है, और बल के द्वारा ही कोई भी हमारा फिजिकल एक्टिविटीज होता है। दुनिया में कुछ भी है, यदि फिजिकल एक्टिविटीज भौतिक क्रिया आप कर रहे हैं तो उसमें बल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। बल वह साधन होता है जिसके द्वारा दुनिया की कोई भी कार्य किया जाता है, ठीक है। यदि हम आगे यदि बात करें कि हम लोग इसका यूनिट, मेन थीम जो हम लोग यूनिट की बात करेंगे, क्योंकि यूनिट जैसे स्ट्रेस आता है तो बल बटे क्षेत्रफल, दाब आता है बल बटे क्षेत्रफल, बहुत ऐसे टर्म होते हैं जो डेरिवेट होता है फोर्स के यूनिट से, और उस केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पहले फोर्स की यूनिट समझेंगे, और जैसे हम छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ में बोला जाता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोला जाता है क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। यदि हम ऐसे लिखे कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से बोला जाता है संवेग परिवर्तन की दल लगाए गए बल के बराबर होता है। हिंदी में ही लिख देते हैं, न्यूटन्स के नियम से, न्यूटन के नियम से, क्योंकि हिंदी में हम चल रहे हैं, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग, ठीक है ना, परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए
संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर या लगाए गए बल के बराबर होता है, गए बल के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to force applied, बोल सकते हैं क्या, force applied, या बोल सकते हैं force applied, या force is directly proportional to rate of change of momentum, या कहेंगे the rate of change of momentum is directly proportional to force applied, फोर्स अप्लाई, जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बात एक ही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t, F प्रोपोर्शनल टू m कॉमन v माइनस u अपॉन t, आप गति का समीकरण v बराबर u प्लस at से यहां से a बराबर हो जाएगा v माइनस u अपॉन t, और इस प्रकार से F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ लिखे तो इसके बाद तो हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब यहाँ पर इसके बाद जो मेंशन है, इसके बाद जो नोट्स के में ये वाला हमने लिखा, तो m क्या है, m एक मास है, क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है ना, द्रव्यमान मतलब मास है, और a वाला क्या है, a त्वरण है, क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोग देखेंगे कि मास की जो यूनिट है वो केजी है, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से इसका यूनिट केजी और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थात किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट है। इसलिए अब हम लोग फोर्स की यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, फोर्स की यूनिट की तरफ। चलिए इसको हम मिटाते हैं और फोर्स की यूनिट की तरफ हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, वहां तक हम लोग जान चुके हैं। यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे हेडिंग के रूप में, मींस आप हेडिंग को मेंशन करेंगे कॉपी में, यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स यानी बल का मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स बल का मात्रक हम लोग देखेंगे। बल के मात्रक के लिए हम पहले यम के एस यूनिट की बात करें, हम पहले यम के एस यूनिट की बात करें, फिर हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, फिर एसआई यूनिट की। जैसे इसको हिंदी में मीट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में बात करते हैं, या यम के एस सिस्टम में बोले तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम एक और टर्म बोलते हैं जिसका नाम होता है केजीएफ। आगे आता है सीजीएस, सीजीएस, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम सेकेंड। सीजीएस में होता है किलोग्राम, इसके जगह हो जाएगा ग्राम, मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम और टर्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइन। तो बल का यूनिट डाइन भी होता है, लेकिन डाइन कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। और एक डाइन जो किसके बराबर होता है हम लोग बताएंगे। एक डाइन जो, इसको यहां पर लिख सकते हैं, सिंस वन डाइन जो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। यदि हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो बल की जो एसआई यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन। तो
अब हम बात करेंगे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है आदि आदि के विषय में, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है, 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम भार बोलते हैं, 1 किलोग्राम भार जो होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे 1 किलोग्राम भार, ठीक है ना, किसके बराबर होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार जो होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं 1 kgf, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 kgf, 1 kgf जो होता है वो 9.1 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार बोलिए चाहे 1 kgf बोलिए, बात एक है, इसका मान 9.81 न्यूटन। जैसे आपको कभी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं वहां पर बोलेगा 80 kgf, एक बल, ए फोर्स इज अप्लाइड 80 kgf, तो समझ जाना चूंकि 1 kgf जो होता है 9.81 न्यूटन के होता है, तो 80 kgf जो होता है 80 में 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन में बदल जाएगा। तो हम जितने न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करेंगे वो आपका एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में हम लोग प्रयास करते हैं लेने के लिए। तो यदि न्यूमेरिकल में एसआई सिस्टम में नहीं देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूनिट को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसानी से सॉल्यूशन होने लगता है। तो हम ये देखेंगे भाई 1 kgf होता क्या है। पहले हम बात करें कि 1 kgf होता क्या है। जैसे हम लोग पहले 1 kgf को डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन को भी डिफाइन करेंगे कि 1 न्यूटन होता क्या है, ठीक है ना। एक डाइन को डिफाइन करेंगे, पहले तो 1 kgf को, फिर एक डाइन को या 1 न्यूटन को, फिर एक डाइन को डिफाइन किया जाएगा। तो बोला जाता है 1 kgf में बी डिफाइंड एज ए फोर्स, पहले टेक्निकल रूप सुन लेंगे, उसका हिंदी का ट्रांसलेशन कर देंगे। आपको कहा जाता है 1 kgf may be defined as a force which produce acceleration of 9.80665। 0665 को इसीलिए 9.81 लिखा जाता है, लिखे हैं ना 9.81 न्यूटन। कभी कभी आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में देखे होंगे तो यहाँ पर 10 न्यूटन के बराबर दे दिया गया होगा, लेकिन हमारे पास साइंटिफिक कैसियो चूंकि अलाउड रहता है इंजीनियरिंग में, इसलिए कभी भी आप 10 न्यूटन का प्रयोग नहीं कर देंगे इंजीनियरिंग में, कभी भी, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, वहां पर आप 9.81 रख लेंगे। 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, बट एक्चुअल में 9.81 रख दिया जाता है। तो इसका डिफिनीशन थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर 1 kgf का, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया भाई 1 kgf एक्चुअल में क्या होता है ना। 1 kgf क्या है, एक फोर्स है, कहेंगे 1 kgf may be defined as a force, 1 kgf may be defined as a force, 1 kgf may be defined as a force, 1 kgf may be defined as a force which produce acceleration of, which produce acceleration of, which produce acceleration of 9.81 नहीं करते हैं 0665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 1 kgf may be defined as a force, या 1 kgf force may be defined as a force which produce an acceleration of, n लगा रहे हैं, an acceleration of 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the direction of force, in the direction of force of 1 kg mass, 1 kg mass। कहा जाता है 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर होता है जिस बल से 1 किलोग्राम भार, इसी को बोलते हैं ना 1 किलोग्राम भार, या 1 kgf वह बल होता है जिस बल से 1 किलोग्राम मास, जिस बल से 1 किलोग्राम मास या 1 किलोग्राम द्रव्यमान में त्वरण 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की दिशा में उत्पन्न करता हो। इसको हिंदी में बोलते हैं 1 kgf
1 किलोग्राम भार या 1 केजीएफ वह बल होता है जिस बल से 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में त्वरण 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की दिशा में उत्पन्न करता है। देखिए यही लैंग्वेज हम लोग एक डाइन के लिए भी डिफाइनेशन देंगे और एक न्यूटन के लिए देंगे और एक स्टीम के लिए देंगे, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे 1 kgf may be defined as a force which produce an acceleration of 9.80665 meter per second square in the direction of force of 1 kg mass। हिंदी में बोलेंगे 1 kgf वह बल होता है जिस बल से 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में त्वरण 9.80665 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की दिशा में उत्पन्न करता है। मतलब त्वरण जो है बल की दिशा में इतना उत्पन्न करे 1 किलोग्राम, तो उसको हम 1 केजीएफ या 1 किलोग्राम भार बल कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप समझेंगे, कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ये आपका होता क्या है कि बल थोड़ा सा कोर्स लोग पढ़ाते हैं और पढ़ा के निकल जाते हैं, बस डेफिनेशन जान लाते हैं भाई बल वह वायु कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बता के काम चला देते हैं। लेकिन आप जब तक पूरी डिटेल नहीं जानेंगे तब तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल आपको फंसता रहेगा, इसलिए आप एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। 1 केजीएफ आप समझ गए, अब थोड़ा सा देखिएगा, हम इसके नीचे हम मेंशन करेंगे बात, लेकिन आप यहीं पर समझिए इसको। हम कहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, माना कि mg न्यूटन है, जैसे हमने लिखा mg न्यूटन, देखिएगा यही चीज, इसी को mg न्यूटन किसके बराबर हम लोग मान लेते हैं, mg न्यूटन, जो mg मतलब w न्यूटन हम बात करेंगे, जिसका w बराबर mg होता है ना, तो w न्यूटन m इंटू, ठीक है ना, m इंटू kg, हम यदि बात करेंगे kg वेट, किलोग्राम भार इसको बोलते हैं kg वेट, और इसको यदि हिंदी में बोलेंगे किग्रा भार, किग्रा भार, ठीक है ना। देखिए यम, और यम को यदि हम ऐसे रहने दें और जी की वैल्यू 9.81 रख दिया जाए और इसको बड़े वाले न्यूटन को एक शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल न्यूटन रख दिया जाए, और यहां से यम और ये आपका हो जाएगा केजी, और ये वेट है, बल है, तो इसको हम केजी फोर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए यम से यम कट जाएगा, यहां हो जाएगा 9.81 न्यूटन, और यहां पर आपका यम कट जाएगा, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा केजी, और फोर्स है तो एफ। तो यहां से ओवरऑल आपका आ गया कि 1 केजीएफ जो होता है वो 9.1 न्यूटन के बराबर निकलता है, जैसा कि आप रटे हो। हमने यहां पर बोले थे कि 1 केजीएफ होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, और यहां पर हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि ये इस प्रकार से आएगा। 1 केजीएफ का हमने डेफिनेशन बता दिया कि 1 केजीएफ वह बल होता है जिस बल से 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में त्वरण जो है बल की दिशा में 9.80665 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न करता हो। लैंग्वेज कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट आपका सेम होना चाहिए, तो आप सब सही कर रहे हैं। तो 1 केजीएफ आप डिफिनीशन एमकेएस वाला सिस्टम आप समझ गए होंगे। अब आगे हम 1 न्यूटन की तरफ बढ़ेंगे कि भाई 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है। कहा जाता है 1 न्यूटन फोर्स मे बी डिफाइंड एज ए फोर्स, देखिए यहां पर लिखेंगे 1 न्यूटन फोर्स मे बी डिफाइंड एज ए फोर्स व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर, यहां पर ये नहीं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ 9.80665 नहीं लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 1 केजी मास। मतलब 1 न्यूटन वह बल होता है जिस बल से किसी वस्तु में त्वरण जो है
या कि 1 किलोग्राम वस्तु में त्वरण जो है बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न करता हो, उसको हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। 1 न्यूटन बल फोर्स वह फोर्स होता है जिस फोर्स से 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो ऐसे को हम 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। अब इसको मिटाते हैं और 1 न्यूटन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये सब चीज कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत काम की चीज है। चाहे कंपटीशन के प्रिपरेशन करेंगे उस समय तक भी काम आएगा। यदि आपका न्यूमेरिकल कोई फंसता है तो आप यूनिट कन्वर्जन देख लेंगे। चलिए इसको मिटा दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 1 न्यूटन की तरफ। ओके, 1 न्यूटन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1 न्यूटन पहले यहां पर हम लोग ऐसे बता दें। 1 न्यूटन, आप अच्छा एक चीज और ध्यान रखे होंगे, ये न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं, इसलिए जब भी उनका पूरा नाम लिखा जाता है स्मॉल लेटर से प्रारंभ करते हैं, लेकिन उन सभी पूरे नाम को जब रिप्लेस किया जाता है दैट यहां पर 1 और यहां पर न्यूटन हो जाता है कैपिटल लेटर। तो एक न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन फोर्स में बी डिफाइंड एज ए फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स may be defined as a force. 1 Newton force may be defined as a force which produce an acceleration of, which produce an acceleration of, which produce an acceleration of 1 meter per second square. 1 meter per second square in the direction of force, in the direction of force of 1 kg मास। देखिए कैसे आया, जैसे हमने कहा m बराबर होता है m इंटू ए। अब m बराबर 1 kg होगा और a बराबर हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है F जो होगा 1 न्यूटन ही बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं। तो यहां पर यही ना बोलेंगे कि भाई 1 kg और यहां हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओवरऑल ये आपका न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा, यही डिफिनीशन होता है। तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे आया? F बराबर m इंटू ए से। अच्छा, ऐसा भी हम इसको आगे बढ़ाएं, जैसे हम इसको आगे बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे 1 न्यूटन हमने आगे बढ़ा दिए, देखिए वहां से 1 किलोग्राम को हम लिख दे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और मीटर को लिख दिए सेंटीमीटर, और यहां सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिखें? कहेंगे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए A20 ये 3 है और ये हो जाएगा 10 घटे 5, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन, और इसके जगह हम लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। तो आप बताइए 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है? 10⁵ डाइन। चूंकि आप जानते हैं कि भाई 1 डाइन जो होता है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज आप यहां पर ध्यान में रखेंगे कि 1 डाइन जो होता है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपका सीजीएस यूनिट होता है, जैसा कि ऊपर हम लोग ऑलरेडी बताए। हमको डिफिनीशन देना है 1 डाइन क्या होता है, और 1 डाइन का डिफिनीशन देंगे। देखिए यहां पर 1 ग्राम है, यहां पर सेंटीमीटर है। 1 ग्राम मतलब मास जो होगा 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यहां मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो कहेंगे 1 डाइन फोर्स मे बी डिफाइंड एज ए फोर्स। 1 डाइन फोर्स या 1 डाइन मे बी डिफाइंड, 1 डाइन may be defined
one dyne may be defined as a force which produce an acceleration of which produce an acceleration of 1 centimeter per second square in the direction of force in the direction of force of 1 ग्राम मास। मतलब 1 डाइन उस बल के बराबर होता है जिस बल से 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में बल की दिशा में त्वरण 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न करता है। सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताना होगा, बोलेंगे कि 1 डाइन उस बल के बराबर होता है जिस बल से 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में बल की दिशा में त्वरण 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न करता हो। 1 डाइन may be defined as a force which produce an acceleration of 1 centimeter per second square in the direction of force of 1 gram mass। 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में यदि बल की दिशा में त्वरण 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न होता है तो उस बल का नाम होता है 1 डाइन, और 1 डाइन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डाइन फोर्स की छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है। तो आप देखिए 1 न्यूटन जो होता है 10 की घात 5 डाइन के बराबर है। ये एकदम हाईलाइटेड है भाई, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है? 10 टू पावर 5। तो जाहिर सी बात है कौन सी यूनिट बड़ा है, न्यूटन या डाइन? तो बताएंगे न्यूटन आपका बड़ा है, डाइन आपका छोटा है, ठीक है ना। तो जो आपका न्यूटन है वो 10 की घात 5 गुना डाइन से बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डाइन समझ गए। अब आगे एक और आता है जिसका नाम है स्थिन, या स्थिन नाम है, और इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद स्थिन टर्म्स हम समझेंगे। हमने बताया कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज को यदि जानते रहेंगे तो मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल 100% आपको कभी फंसेगा नहीं, आराम से कार्य कर लेंगे। इसको मिटा करके हम लोग एक और समझते हैं स्थिन। स्थिन को हम देखिए मिटाने के बाद हम लोग स्थिन देखेंगे। स्थिन होता क्या है, देखिए जैसे हम लोग 1 न्यूटन जानते हैं, फिर से हम लोग यहां मेंशन कर दें कि 1 न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। छोड़िए 1 जो किलो न्यूटन है वो 1000 न्यूटन के बराबर अथवा 10³ न्यूटन के बराबर हो जाएगा 1 किलो न्यूटन। और इसी को 10³ जो न्यूटन है 10³ जो न्यूटन है उसी को हम एक स्थिन बोलते हैं, एक स्थिन। चलिए हिंदी में लिख देते हैं स्थिन, ठीक है ना। अब बताइए कि बल का मात्रक एक और होता है जिसका नाम स्थिन है। तो बताइए सीजीएस आपका और जो एसआई यूनिट है और स्थिन जो है कौन सी यूनिट बड़ा है? स्थिन जो बड़ा है, क्योंकि स्थिन 1 किलो न्यूटन के बराबर जो होता है स्थिन के बराबर होता है। तो सब कुछ वही रहेगा, बस केवल मास यहाँ पर मास आपका बदल जाएगा। जैसे हमने 1 न्यूटन की जगह थी, यहां पर ही हम बात करें कि पहले यहीं पर हम लिख दे 1 किलो न्यूटन जो है 1000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात एक है। तो इसके जगह पर हमने न्यूटन कर दिया। तो जहां जहां इसके डिफिनीशन में, जब 1 न्यूटन का डिफिनीशन में जहां पर हमने 1 केजी मास लिखे थे वहां पर 1 मेट्रिक टन मास हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। मतलब एक स्थिन वह बल है जिस बल से 1 मीट्रिक टन द्रव्यमान वाली वस्तु में त्वरण, जैसे हिंदी में चलिए इस बार लिख देते हैं क्योंकि आप लोग दो डिफिनीशन हमने इंग्लिश में कर दिया। कहेंगे एक स्थिन वह बल है जिस बल से एक स्थिन वह बल है जिस बल से जिस बल से 1 मीट्रिक टन द्रव्यमान वाली वस्तु में 1
मीट्रिक टन द्रव्यमान वाली वस्तु में त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की दिशा में उत्पन्न करता है, सब डिफिनीशन एक ही जैसा है। यदि इसको ऐसे लिखेंगे, ए स्थिर बोलेंगे वन स्थिर में बी डिफाइंड एज ए फोर्स, वन स्थिर में बी डिफाइंड as a force, one स्थिर may be defined as a force which produce an acceleration of 1 meter per second square of 1 metric ton mass, 1 metric ton mass। तो ओवरऑल ये तो हम लोग का था फोर्स से रिलेटेड। और यदि हम सिंपल तरीके से भी देखा जाए कि भाई आप कितने तरीके जाने, तो सिंपल सा 2 हाइलाइटेड चीज हम बता दें यहाँ पर कि भाई 1 kgf जो होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, और 1 न्यूटन जो होता है 1 kg किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और 1 डाइन जो होता है वो आपका 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और एक अभी आप जानेंगे कि एक स्थिर जो होता है वो 10⁵3 न्यूटन के बराबर होता है, जैसा कि ए वाला है। एक स्थिर किसके बराबर होता है? 10⁵3 न्यूटन, यही ना 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन का मतलब होता है 10⁵3 न्यूटन। तो ओवरऑल ये आप यूनिट समझ गए होंगे फोर्स का। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने से पहले फोर्स और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, उसको समझना होगा कि हम कब फोर्स कहेंगे, तब तो हम टाइप ऑफ फोर्स जानेंगे, तब हम जानेंगे लोड क्या होता है, फिर आगे चल करके बहुत सारी बातें होगा, फोर्स को कैसे बैलेंस करेंगे, फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्स क्या होता है, या ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्स, फोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम कैसे भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे बिना सब कुछ परिवर्तन किए हुए। तो ओवरऑल पहले फोर्स का महसूस तो करेंगे कि 5 किलो न्यूटन फोर्स का मतलब क्या होता है। यदि हम पूर्व डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में 5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, उसका मतलब सेंस क्या होता है, किसी बिंदु पर लगा बल का मतलब क्या होता है, इन सभी चीज को पहले आप जानेंगे। अगला वाला क्लास आपका होगा क्या, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस हम लोग जानेंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन वगैरह आदि सब कुछ जानेंगे। मींस आज सिर्फ आप फोर्स की डेफिनेशन और उसके यूनिट आपके जानने आज की क्लास में आप जाने हैं। आगे वाला में हम लोग देखेंगे उसके गुण क्या होता है, और जब ये समझ लेंगे तो उसी नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस और साथ में ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस आप दोनों चीज पढ़ लेंगे। तो ओवरऑल बेसिक इंट्रोडक्शन वाला टर्म आप मैक्सिमम खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद हम फोर्स एनालिसिस में बढ़ेंगे, तो बहुत सारे प्रिंसिपल लॉ वगैरह आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, फिर आगे कंटिन्यूअस हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो आपको कंटिन्यूअस हमारे डायरेक्शन विजन के साथ बने रहना, बाकी कहीं जाना नहीं है। आराम से सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन उसका ऑन कर लेंगे, और ताकि जब भी हम लाइव क्लास भी आते हैं तो आप लाइव क्लास में ऐड होके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट